हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो कल हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी थी। तो लास्ट हमने स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन ये दो टॉपिक कवर कर लिए थे। तो ऐसे ही हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ से अच्छा खासा वेटेज होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। एंड ये अच्छी बात ये है कि ये पुराने सालों के क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हुए भी एग्जाम में दिखाई देंगे। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है, आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है, सारे लेक्चर्स को देखना है और बार बार वीडियो को रिवाइज करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के आगे टॉपिक प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक कल्चर। पहला क्वेश्चन है, विच वेद डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में कौन सा जो वेद है वो बताता है, तो वो है ऋग्वेद। हमें ये भी पता है कि जो सबसे पुराना जो वेद है वो भी ऋग्वेद ही है। सबसे प्राचीन वैदिक युग की जानकारी जो देने वाला वेद है वो ऋग्वेद है। इसके साथ साथ जो है 1028 मतलब 1028 सूक्त हैं इसमें, जो देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं। ठीक है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमें इससे मिलती है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, हु कंपोज दी गायत्री मंत्र। तो इसको किसने कंपोज किया था? विश्वामित्र। ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को कंपोज किया था। साथ में गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। ये बात भी याद रखनी है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में कौन से मंडल में है, तो वो तीसरे मंडल में है और वो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन में आपको जो फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी बताती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी जो नए प्रश्न है वो बनने की संभावना है। और अगर आप कॉम्प्रहेंसिव वे में चीजों को पढ़ेंगे तो जो एग्जाम में गलती के चांसेस है बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र इज प्रेजेंट इन विच वेद। तो अभी हमने देखा था ऋग्वेद में जो है वो गायत्री मंत्र पाया जाता है। ठीक है, और अभी हमने देखा था ये जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। तृतीय मंडल ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Who of the following scholar challenged in invincible यज्ञवल्क्य for debate? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? तो इसको जो है याद कर लीजिए, गार्गी जो है, गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, विच वेद डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर। तो अभी हमने देखा था ऋग्वेद जो है सबसे एंशियंट वैदिक एज कल्चर है। और अगर हम वैसे देखें कि किस वैदिक काल से ये रिलेटेड है, तो ये 1500 से 600 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, वेदों की रचना वैदिक काल इसमें हुई थी और उसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। इसमें 1000 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होता कहा जाता था। द टोटल नंबर ऑफ पुराणास। अगर हमें पुराणास पूछे जाएं कि टोटल कितने पुराणास हैं, तो याद कर लीजिए पुराणों की संख्या 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। नेम द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स इन इंडिया। ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो इसको भी याद कर लो, प्रतिशाक्य। ठीक है, प्रतिशाक्य ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि भारत में ज्ञात प्राचीनतम फोनेटिक्स फोनेटिक्स ग्रंथ प्रतिशाक्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज। तो स्टेपल फूड कौन सा था? तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ये भी याद कर लो, वैदिक आर्यन से रिलेटेड अगर स्टेपल फूड पूछा जाए तो हमें क्या लगाना है? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी तो वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। और वैसे वैसे भी आपको बस जो सही आंसर है वो पता होना चाहिए और इसमें फैक्ट है तो याद ही करना है।
वेदास थ्रू लाइट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वेद से किस बारे में पता चलता है? तो सभी चीजों को ये हाईलाइट कर देता है, रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्यंस, ठीक है। तो जिसमें सारे आ रहे हैं, रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्यंस, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्यंस की आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर हमें जानने को मिलता है वेद में, ठीक है। और मुख्यतः 4 वेद हैं, ये भी पता है आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड गोत्र ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो गोत्र के बारे में जो है सबसे पहले हमें देखने को मिला ऋग्वेद में, तो ये जो है सबसे पहले ऋग्वेद में ही पाए जाते थे गोत्र। गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ था, लेकिन वहां इसका अर्थ गोष्ठ के रूप में ऐसे स्थान से था जहां आर्यों का गोधन पाला जाता था, ठीक है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश कुल या जाति के रूप में हुआ था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई। तो वैसे अगर सबसे पहले देखा जाए तो ऋग्वेद में ही हुआ था, इसके अलावा इसका अथर्ववेद में भी हुआ है, तब सही मायने में इसको जो है वंश कुल या जाति के रूप में इसको उल्लेखित किया गया था। नेक्स्ट है उपनिषद्स आर ए सीरीज ऑफ बुक्स डिपोटेड टू, तो उपनिषद्स हमें किसके बारे में बताते हैं? तो ये बेसिकली फिलॉसफी के बारे में बताते हैं या फिर दर्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित ग्रंथ हैं, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र फॉट। देखो यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई के बारे में बात की जा रही है, ये बेसिकली महाभारत की जो लड़ाई है उसके बारे में बात की जा रही है। और हमें पता है कि महाभारत का जो पूरा युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था, ठीक है। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। इसे हिंदू धर्म में पंचवेद माना जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब वर एट, तो जो सबसे पहला सेटलमेंट आर्यन ट्राइब का देखा गया है तो वो था सप्त सिंधु। द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट सप्त सिंधु। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेस हु एग्जिस्टेड इन द वैदिक पीरियड, और देखो ये जो है ना, आर्यों का प्राथमिक वसाव संभवतः सप्त सिंधु क्षेत्र था। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब क्षेत्र की 5 नदियां जैसे कि सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ब्यास है, सिंधु और सरस्वती शामिल की जाती हैं। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे, ठीक है। तो ये अलग अलग सबने टिप्पणियां दी हैं कि आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए थे। जैसे कि आपने देखा होगा बाल गंगाधर तिलक ने कुछ और बोला है, मैक्स मुलर ने कुछ और बोला है, तो सबने अपना अपना बोला है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेस हु एग्जिस्टेड इन द वैदिक पीरियड डू नॉट हैव रिलेशन विद उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन नहीं है, मतलब कौन सा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है? तो देखो याज्ञवल्क्य जो है ये बड़नगर गुजरात से रिलेटेड है, तो ये तो यूपी से रिलेटेड हुआ नहीं। फिर है भारद्वाज, तो भारद्वाज जो है वो प्रयाग से रिलेटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अत्रि ये चित्रकूट यूपी से रिलेटेड है और पार्श्वनाथ ये वाराणसी से रिलेटेड है, ठीक है। बस ये याज्ञवल्क्य जो है ये नहीं है, ये बड़नगर गुजरात में है, बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऋग्वेदिक गॉड वॉज कंसिडर्ड एज द इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड द पीपल, तो भगवान और मानव के बीच में जो इंटरमीडियरी माना जाता है वो किसको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है, वरुण को, अग्नि को या फिर सूर्य को? इसका सही आंसर है अग्नि। अग्नि देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 वेद, इनमें से कौन सा जो है वेद नहीं है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, लेकिन इसमें आयुर्वेद लिखा हुआ है, आयुर्वेद जो है वो नहीं है। ये आपको पता है आयुर्वेद चिकित्सा की एक शाखा है जिसमें जड़ी बूटियों के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाता है। इसके बाद में हम महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे महापद्म नंदा। देखो महाजनपद कालीन 16 महाजनपदों में से प्रमुख रहे मगध महाजनपद पर आसीन रहे नंद वंश की स्थापना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महापद्म नंदा ने की थी, ठीक है। और इसमें आप सारे महाजनपद को पढ़ते ही हैं, जैसे कि काशी हो गया, कौशाला हो गया, बज्जी हो गया,
देन सूरसेन है, पांचाल है, कुरु है, वत्स है, चेदी है, मल्ल है, गंधार है, कंबोज है, अश्मक है, ठीक है, कलिंग है, मतलब कई सारे हैं। ये आपके टोटल 16 महाजनपद हैं, और उनमें से 18, उनमें से 8 जो हैं, 16 महाजनपद टोटल हैं, और उनमें से 8 जो हैं वो यूपी में ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मगध। इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वॉज, तो ये थी राजगृह। मगध की जो सबसे पहली कैपिटल थी वो थी राजगृह। ठीक है। राजगीर जिसको बोला जाता है, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, ये भी याद रखना है। इसकी राजधानी गिरिवराज यानी कि राजगृह थी। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अब हर्यंक वंश का जो फाउंडर था वो भी आपको याद रखना है, कौन था? बिंबिसार था। मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा तथा यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर है बिम्बिसार वॉज फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो अभी हमने देखा था हर्यंक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। ठीक है, हर्यंक वंश का संस्थापक था। हर्यंक वंश का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक रहा। हर्यंक वंश के अन्य शासक जैसे कि अजातशत्रु, उदयीन, अनिरुद्ध, मुंड तथा नाग दशक थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। और बिंबिसार ने जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को अपना समर्थन दिया था। और बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। ये भी पता होना चाहिए कि बिंबिसार की जो मृत्यु हुई थी, उसकी हत्या जो हुई थी वो अजातशत्रु के द्वारा ही हुई थी। फिर है नेम द सन ऑफ बिंबिसार ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी। तो बिंबिसार के सन के बारे में बताना है। तो अजातशत्रु जो था वो बेटा था बिंबिसार का, और उसी ने जो है उसको मारा था। ये अभी हम देख चुके थे। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। ये भी हमने देखा था, गिरिवराज या फिर राजगृह। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व शक्तिशाली रहे मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी गिरिवराज या फिर राजगृह थी। ठीक है। फिर which of the following person established the town of पाटलिपुत्र at the confluence of गंगा एंड सोन रिवर। तो इनमें से निम्नलिखित शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया। तो वो कौन थे? वो थे उदयीन। ठीक है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया था, ये याद रखना है। कौन थे? उदयीन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर जैन, बुद्ध, भगवतिज्म ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैन धर्म के बारे में सबसे पहले दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए जैन तीर्थंकर। तो जैन तीर्थंकर इनमें से कौन से नहीं थे, बस ये बताना है। तो चंद्रप्रभा ये थे, नेमिनाथ ये भी थे, संभवनाथ ये भी थे, लेकिन नाथ मुनि जैन जैन तीर्थंकर नहीं थे। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें, जैन धर्म के संस्थापक एवं जो प्रथम तीर्थंकर थे वो तो ऋषभदेव फर्स्ट थे, पता ही है, ऋषभदेव थे। इसके बाद में जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और हमें पता है कि जो महावीर स्वामी थे वो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे। और संभवनाथ जो इसमें दिया हुआ है वो तीसरे तीर्थंकर थे। चंद्रप्रभा ये 8वें थे, और नेमिनाथ जो थे वो 21वें तीर्थंकर थे। अतः स्पष्ट है कि नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। हाउ मेनी तीर्थंकर आर देयर। तो ये अभी हमने देखा 24 तीर्थंकर थे टोटल। और सबसे पहले जो थे प्रथम जैन तीर्थंकर वो ऋषभनाथ थे, या फिर ऋषभदेव भी इनको कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। किनका? ऋषभदेव का। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये बस याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जो कंटेम्परेरी थे, उनके समकालीन थे, वो थे वर्धमान महावीर। ये याद रखना है, वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। फिर इसके बाद और ये महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईशी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। देखो, वर्धमान महावीर बोलो या महावीर स्वामी बोलो, ये 24वें तीर्थंकर थे और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, बस ये याद रखना है। और इनको जो है पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैविल्य कैविल्य जो है ज्ञान बोला जाता है। जैनियों में जो
ज्ञान होता है उसी को कैवल्य कहते हैं। कैवल्य का मतलब नॉलेज होता है। वो उन्हें मिला था साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म, अब ये तो हमें पता ही है, 563 बीसी में जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था इनका। ठीक है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सेल्फ मॉर्टिफिकेशन या फिर स्वयं लज्जित, ये जो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों में कॉमन नहीं है, बाकी सब कुछ कॉमन है, जैसे कि अहिंसा जो हो गया, इनडिफरेंस टू वेदास यानी कि वेदों से अभिन्नता, विभिन्नता, और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, ये सब हैं बट ये नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए। देन नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट इज जैन लिटरेचर कंपाइल्ड। तो ये हमें पता होना चाहिए। जो अर्ध मगधी थी, ठीक है, प्राकृत एंड अर्ध मगधी, ये जो है मतलब लैंग्वेज पूछी जा रही है तो प्राकृत लैंग्वेज हो जाएगी, और स्क्रिप्ट पूछी जा रही है तो अर्ध मगधी। ठीक है, इस लैंग्वेज में और इस स्क्रिप्ट में जैन लिटरेचर को कंपाइल किया गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज नोन एज निगंथ नाथपुट्टा या फिर निगंथा नटपुट। मतलब इंग्लिश में कुछ और लिखा गया है, हिंदी में कुछ और लिखा गया है। वर्धमान महावीर को ये बोला जाता था, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वर्धमान महावीर। ठीक है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, हमें पता था इनको जो है ये कहा गया था। फिर नेक्स्ट है, महावीर वॉज बोर्न इन 6th century BC एट। तो महावीर कहाँ पे जन्मे थे? तो वैशाली में, ये हमने अभी देखा था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई है वो पावापुरी में हुई है, ये भी याद रखना है। 24वें तीर्थंकर थे, ये याद रखना है। और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान का बोध हुआ। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ, ये 23rd यानी कि 23वें तीर्थंकर थे, और इनका जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। इनके बारे में खास बात ये है कि ये जो है वहां पे एक पहाड़ी थी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि, हाँ, निर्वाण जो है इनको मिला था, जो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, वहां पर ये चले गए थे। सम्मेद शिखर, हाँ, सम्मेद शिखर जो है झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, वहां पर ये चले गए थे, और फाइनली जो है ना मोक्ष की वहां पे प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर है कौन? ये आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, बनारस में इनका जन्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। तो जैनिज्म से रिलेटेड यहाँ पे पावापुरी है, हमें पता है। ठीक है, पावापुरी या फिर पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, और पावापुरी महावीर का निर्वाण स्थान तथा जैनियों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका ये निर्वाण स्थान भी था। पावापुरी का जल मंदिर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर जैन ब्रीथ हिज लास्ट एट। तो ये कहाँ पे? पावापुरी, अभी हमने देखा था, ये कोई नई बात नहीं है। फिर बुद्ध पे आ गए हम लोग। बुद्ध टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेनली इन द। तो सूत पिटक, ठीक है। सूत पिटक से हमें क्या पता चलता है? बुद्ध की टीचिंग के बारे में, जो बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था, उनकी जो शिक्षा कथाएं थी, उसके बारे में हमें वहां से जानने को मिलता है। क्या है? सूत पीटक। ऐसे करके जो है टोटल आपको पता है कि विनय पीटक, सूत पीटक, ठीक है, इस तरीके से आपके सारे पीटक हैं। और सूत पीटक में 5 निकाय हैं, ये भी हमें याद रखना है कि दीघ निकाय, और ये मध्यम निकाय, फिर संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड शुद्धक निकाय। ठीक है, बुद्धा प्रीचिंग वर मेनली रिलेटेड टू, तो प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट, ये याद रखना है। ठीक है, विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिगंबर जो है वो जैनियों से रिलेटेड है, और दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब होते हैं जैन में। ठीक है, जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि जो दिगंबर हैं वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं।
ठीक है। और ये महायान, हीनयान, थेरावाद, ये सब जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फिर निर्वाण को क्या बोला जाता है बुद्धिज्म में? तो इसमें होता है एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर, ठीक है, यानी कि इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या नहीं है, कौन सी जगह नहीं है? देखो पावापुरी अभी हमने देखा था, तो ये पावापुरी जो है ये महावीर स्वामी के निर्वाण की जगह है। और बाकी सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, ये सभी कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तना भी कहते हैं। और बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। फिर है वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? तो ये अभी हमने देखा ही था, सारनाथ में जो है इन्होंने पहला सरमन जो है वो दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तथा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। इसके बाद में त्रिपिटक के बारे में पूछा गया है, तो ये बुद्ध से रिलेटेड है। और अभी हमने देखा था विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक करके, ये 3 पिटक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट? तो जो सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी। तो जो सबसे पहली प्रथम बौद्ध संगीति थी वो ये आप देख लीजिए, सबकी डेट्स दी गई हैं। जो पहला जो था वो हुआ था राजगृह, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में हुआ था, कुंडल अ, अ, ठीक है, कुंडल वना कश्मीर, ठीक है, ऐसे करके एक जगह है। और अध्यक्ष जो थे पहले वाले में महाकश्यप थे, फिर सभाकामी थे, फिर मोगलीपुट्ट तीसरा, फिर जो है बासुमित्र थे, ठीक है। और शासक की बात की जाए तो जो सबसे पहले थे वो थे अजातशत्रु, जो राजगृह से शासक थे अजातशत्रु थे। और वैशाली से जो शासक थे वो थे कालाशोका। और पाटलिपुत्र से अशोक थे, और कश्मीर से कनिष्क थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ? तो सारनाथ तो यूपी में है, ये हमें पता ही है, वाराणसी में पड़ता है ये। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये गंगा एवं वरुण नदियों के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। सारनाथ में बौद्ध स्तूप हैं। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी जो है वो हमें पता है बुद्ध से रिलेटेड है, और लुम्बिनी में ही जन्म हुआ था बुद्ध का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। फिर विच इवेंट ऑफ गौतम बुद्ध लाइफ इज डिपिक्टेड बाय व्हील एंड डियर इन इंडियन आर्ट? तो ये बेसिकली इनका जो है फर्स्ट प्रीचिंग जो थी, पहला उपदेश था, उसी को व्हील एंड डियर से डिनोट किया जाता है। जो इन्होंने पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? तो बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक के बारे में बताना है, तो त्रिपिटक जो है अभी हमने देखा था, जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये जो हैं इनकी सेक्रेड बुक्स हैं। इसके बाद है नेक्स्ट धर्म व्हील इज अ सिंबल ऑफ? तो धर्म जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, अभी हमने देखा था। फिर इसके बाद है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? महापरिनिर्वाण इनका कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। मल्ला जो थे उस टाइम पे। फिर है चौखंडी स्तूप, ये कहाँ पे? तो ये सारनाथ में है, वाराणसी में, चौखंडी स्तूप, ये भी याद रखना है। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा है। यह एक बौद्ध धर्म स्थल है। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली सरमन कहाँ पे दी थी? तो ये इन्होंने सारनाथ में दी थी, ये मैं बताइए, वाराणसी के सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन भी उसको कहा जाता है। और जब वो चले गए थे छोड़ के, जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, उसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमणा, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं, धर्म चक्र प्रवर्तना किसको कहते हैं और महाविनिष्क्रमणा किसको कहते हैं।
फिर है सिचुएटेड इन सेंट्रल यूपी। डैश इज बिलीव टू बी द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध along with ब्रह्म एंड देवराज इंद्र descended after giving sermons to his मदर। तो ये जो जगह है इसका नाम याद रखना है सनकसिया, संकसिया। तो फर्रुखाबाद में है। अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। माया द मदर ऑफ गौतम बुद्ध बिलोंग टू द रूलिंग फैमिली ऑफ। तो ये कपिल वस्तु से रिलेटेड थी, जो गौतम बुद्ध की माता जी थी, कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता माया देवी थी। माया देवी कपिल वस्तु की महारानी थी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट। तो बुद्धा ने इनलाइटनमेंट बोध गया में प्राप्त किया था। इनलाइटनमेंट जो इनको मिला था, ठीक है, जो ज्ञान की प्राप्ति जिसको बोला जाता है, बोध गया में बट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वे बुद्ध कहलाए। गया इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्ध वेयर ही अटेंड इनलाइटनमेंट। ठीक है, तो गया याद रखना है, बोध गया। और किस नदी के तट पे? तो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।